इसके आगे देखेंगे आप कि 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैंने इसको वेलोसिटी दी तो मोमेंटम कितना हो गया इतना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए इसको, यानी इतना मोमेंटम देने के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए। तो हमने अभी जस्ट देखा कि के ई इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। पी के वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, यानी 100 का स्क्वायर बाई 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 5। अगर हम देखेंगे तो 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 और ये 2 5 जा 10 कैंसिल आउट हो गया। के ई कितना आ गया मेरे पास 1000 जूल, यानी इसको काइनेटिक एनर्जी तब कितनी चाहिए 1000 जूल चाहिए। लेकिन सपोज करिए कि ये कंडीशन इसने थोड़ी सी वो कर दी, मतलब चेंज कर दी। चेंज क्या की, कहा कि काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 1000 जूल नहीं है। मतलब आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड का 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले। इसका मतलब इसको अपना मोमेंटम कितना करना पड़ेगा 100 kg मीटर पर सेकेंड। यानी इस पूरी कहानी का सार ये है, यानी इसको अगर 1000 जूल दे दोगे तो जितनी इच्छाएं हैं सब पूरी हो जाएंगी, ठीक है। कि सपोज कर लो कि अगर 1000 जूल नहीं है, बिकॉज बिना एनर्जी के तो काम होगा नहीं, मोमेंटम तो बाद की कहानी हो जाएगी। तो फिर 1000 जूल नहीं है, यानी 1000 जूल से मेरे पास कम है, ठीक है। और मैं तब क्या करूंगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिक क्या चेंज ला सकता हूं कि मैं 1000 जूल ना हो तो भी मैं अपना काम चला पाऊं। मतलब समझ पा रहे हैं, मतलब मैंने ये बोला कि 1000 जूल से मेरे पास कमी है, मतलब 1000 जूल से कम है। अब कितना कम है, सपोज कर लीजिए कि मान लेता हूँ कि मेरे पास 500 जूल है केवल, रहना चाहिए 1000 जूल, लेकिन मेरे पास कितना है 500 जूल है केवल और केवल, ठीक है। तो मुझे अपना मोमेंटम कितना करना पड़ेगा चेक करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया 500 जूल इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ऐसे रहेगा। जो मुझे समझाना था वो यहाँ है 2 इंटू 5, ये ऑलवेज चेंज नहीं होगा, ये कहने का अर्थ है ये तो 5 ही रहेगा ना। तुम इसके अंदर छेड़छाड़ करो। अब देखो यहाँ से इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 500 इंटू ये 2 5 जा 10 हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 5000 हो जाएगा। 5000 जूल इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। ये जूल वूल हटाओ क्योंकि तुमने मास को इधर कर दिया तो कट जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, स्क्वायर हटाऊंगा क्या चढ़ जाएगी कड़, यानी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 5000, है ना। क्या होगा मोमेंटम चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मोमेंटम को क्या करना पड़ेगा चेंज, क्योंकि एनर्जी क्या हो गई है चेंज। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ से अब और समझो, अब P की वैल्यू कितनी हो गई है इससे पहले ध्यान से समझना। P इज इक्वल टू होता है एम भी होता है। P मेरे पास क्या था, P मतलब मोमेंटम कितना में लेके आ रहा था कि 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो मास कितना, कितने मास में 5 kg मास में, तो वेलोसिटी मेरी कितनी आ रही थी 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी क्या हो गया ये चेंज हो गया है, तो ये चेंज होके कितना हो गया अंडर रूट में 5000 इज इक्वल टू ये तो वही रहेगा ना इंटू बी। तो ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो ये ऑलवेज हर जगह कांस्टेंट नजर आएगा, ये चेंज नहीं हो रहा होगा। अब क्या क्या चेंज हुआ, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई तो मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, बात खत्म। लेकिन क्या नहीं चेंज हुआ वो है मास। तो कुल मिला जुला के जो कहने का अर्थ रहा है इस पूरे सर्कल का वो ये रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मोमेंटम नॉट मास। मास चेंज कर ही नहीं सकते आप एक ऑब्जेक्ट का, है ना। अगर आप काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं तो मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज ना कि मास। ओके, तो इतनी बात आपको समझ लेनी है, यानी के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अब चलिए कुछ चीज़ों को हम लोग समझते हैं और ग्राफ के थ्रू, यानी कैसे कैसे इनके बीच में रिलेशन बनेगा। तो इसको मैं मिटा दूं, बिल्कुल। चलिए देखिएगा, अब मैं पहले सबसे पहले फार्मूला पूरा लिख देता हूँ, जितना फार्मूला आप लोगों ने देखा। तो फार्मूला हमारे पास सबसे पहले आया P इज इक्वल टू एम भी आया, फिर K इज इक्वल टू आया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम भी स्क्वायर। फिर हमारे पास आ गया कि Ke इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। फिर हमारे पास आया P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m K इंटू ई। फिर हमारे पास आया P इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m K ई, ठीक है। इतने फार्मूले आपके सामने नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं अगर ग्राफ बनाऊं, ग्राफ समझ पा रहे होंगे, ग्राफ क्या करता है रिलेशन शो करता है किसके बीच में, दो क्वांटिटीज के बीच में। तो मैं दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन देखता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं P एंड M के बीच में देखता हूँ, P एंड M के बीच में,
अब P एंड M के बीच में अगर रिलेशन देखोगे तो कहाँ कहाँ P आया है, कहाँ कहाँ कहानी बनेगी, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। आप बेसिक ग्राफ में समझोगे कि अगर मान लीजिए अगर लीनियर इक्वेशन है, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है और लीनियर है, तो लीनियर होने का मतलब उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब स्क्वायर के फॉर्म में आया हुआ है, स्क्वायर के फॉर्म में आया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या ग्राफ बनेगा, तो वो बनेगा कर्व, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला, यानी कर्व बना रहा होगा, इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है ना, पैराबोला बोलता है। अच्छा वही चीज़ अगर कोई अंडर रूट में आ गया, एडमीन स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, तब क्या बनेगा, वही चीज़ अपॉन में चली जाती है तो नीचे वाला ग्राफ बनता है, यानी यहाँ भी कर्व ही बनेगा, क्या बनेगा, कर्व, ठीक है ना। तो यानी अगर स्क्वायर रूट वाली कहानी आएगी तो भी क्या बनता है, कर्व बनता है। ये सब बातें बेसिक बातें हैं और ये आपको पता होंगे। चलिए पी एंड एम के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो पी एंड एम सबसे पहला तो यहाँ पे है पी एंड एम, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ पी और एम, यहाँ पे पी रखा है, यहाँ पे एम। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं देखूँ तो पी एंड एम में अगर भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, फार्मूला क्या लगाया है मैंने, पी इज इक्वल टू एम भी, तो भी को क्या रखा होगा, कांस्टेंट, भी कांस्टेंट रखा, तो भी कांस्टेंट रखा होगा तो फिर क्या कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा, है ना। मास बढ़ाओगे मोमेंटम बढ़ेगा, सिंपल है ना। क्या मैंने किसको कांस्टेंट कर दिया, v को, यानी एक ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया, मास को क्या कर दिया, वेरी करवाने लगा, होता नहीं है लेकिन अगर कर रहा है वेरी, दैट मीन्स एक लीनियर लाइन बनेगी, ठीक है ना। अच्छा और कहाँ पे दिख रहा है पी और एम, यहाँ भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। तो अगर मैं देखूंगा पी एंड एम के बीच में रिलेशन, या तो यहाँ से निकालो या तो यहाँ से, तो अगर मान लो P इज इक्वल टू, मैंने ये वाला फॉर्मूला ले लिया 2mke ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ke क्या है आपका, फिर से मुझे क्या करना, मुझे किसके बीच में निकालना है, मुझे m और p के बीच में निकालना है, तो इस बार मैं किसको कांस्टेंट ले लूंगा, काइनेटिक एनर्जी को, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के बीच में अगर ग्राफ में बनाऊं तो कैसा बनेगा, तो मेरा ग्राफ नीचे आता हुआ जाएगा। भी इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, बिकॉज कई लोगों को ये वाला ग्राफ कंफ्यूजन लेके आ सकता है, ठीक है। जैसे समझो मेरी बात को, P इज इक्वल टू है 2m अंडर रूट के अंदर, सिंपल समझते हैं, के ई को मतलब समझ लो कांस्टेंट है, हटा दो। अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखता हूँ, जैसे मान लो m की वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, m की वैल्यू मैंने 2 डाली, क्या डाली 2, तो m की वैल्यू अगर मैं 2 डाल रहा हूँ, ध्यान देंगे 2 इंटू एम इन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, ये भी क्या हो गया 2, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, 2 डाला। अगली बार मैंने m की वैल्यू 4 डाली, m की वैल्यू 4 डालूंगा तो क्या होगा, m की वैल्यू 4, तो पहली बात m की वैल्यू 2 तो p की वैल्यू 2, m की वैल्यू 4 तो 4 दूना 8, यानी कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 2, यानी p की वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट 2, ठीक है, समझते जाएंगे। m की वैल्यू मैंने 8 डाल दी, 8 डाली तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी p की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, आएगी। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ इतने का ही सिर्फ, तो क्या नजर आएगा, अपने आप समझ जाएंगे आप। यहाँ पे 0, यहाँ पे मैं m रखता हूँ, मैंने m की वैल्यू पुट की है बार बार, 2 फिर 4 फिर 8, है ना, ये तो किया है, बिल्कुल। अब p की वैल्यू देखेंगे आप, तो p की वैल्यू सबसे पहले 2 पे 2 आई थी, उसके बाद फिर 2 के बाद फिर मान लेता हूँ मैं इधर भी 4 कर लेता हूँ, फिर इधर 8 कर लेता हूँ, फिर इधर 16 कर लेता हूँ, ऐसे चलता हूँ। तो देखो 2 अंडर रूट 2 का मतलब क्या है, 4 और 2 के बीच में होगा, यहाँ पे तो एग्जैक्ट इस पे आएगा। फिर अगर मैं 4 पे देखूँ तो 4 पे क्या आएगा ग्राफ मेरा, ऐसे आएगा, है ना, बीच में आएगा ना 2 अंडर रूट 2। फिर अगर 8 पे देखूँ मैं तो 8 पे क्या आया है, 4 आया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो रहा है, तो ग्राफ ऐसे आएगा, बनते हुए नजर आएगा, ठीक है, ऐसे। तो मैं एक कर्व, ना कि स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे कैसा होगा, कर्व। तो आपको ये दिमाग में रखना, अंडर रूट में रहेगा तो चीजें इस तरीके से बदलेंगे, ओके। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो पी और एम के बीच में यहाँ पे ये दोनों ग्राफ से समझ में आ रहा है। कब स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कब, अगर काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दोगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और के बीच में रिलेशन देखते हैं, जैसे अब काइनेटिक एनर्जी एंड मास के बीच में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का, बहुत मतलब है, धीरे धीरे आगे आएगा समझ में, मतलब नहीं होता तो पढ़ा ही नहीं जाता। P इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m ke, मिट गया था वही लिख रहा हूँ,
नया नहीं है। देखिएगा आगे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ काइनेटिक एनर्जी एंड एम के बीच में रिलेशन, यानी एम का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी एंड मास का ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी और मास कहाँ कहाँ है सर? एक तो यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, एक तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और कहाँ नज़र आ रहा है? और यहाँ पे नज़र आ रहा है, सेकेंड वाला और थर्ड वाला, है ना, सेकेंड वाला और थर्ड वाला। तो ध्यान से देखना, अगर सेकेंड वाला और थर्ड वाला की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी एंड मास की अगर मैं इस फॉर्मूले को लेके चलूँ, काइनेटिक एनर्जी एंड मास में 1/2 mv², इसमें मैंने v स्क्वायर को फिर से क्या कर लिया? कांस्टेंट। भाई जिसके बीच में निकालना उसको रखो, ठीक है ना। तो इसके बीच में अगर मैं निकालूँ ग्राफ को, ये काइनेटिक एनर्जी, ये m, ओके। तो कैसा बनेगा ये? स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ये लीनियर हो गया ना, ये तो कांस्टेंट कर दिया तुमने, तो ये कैसा हो गया? लीनियर हो गया। दैट मीन्स ये फिर से कैसा बनेगा? सीधा, ठीक है। हाँ, अब आगे देखोगे, अगर काइनेटिक एनर्जी एंड एम के बीच में, अगर एम के बीच में तुम लोग ग्राफ देखोगे किस फॉर्मूले के थ्रू? इस फॉर्मूले के थ्रू। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, जिसमें p स्क्वायर को क्या कर दिया आपने? कांस्टेंट। तो यानी क्या होगा इस बार? नीचे वाला क्या हो जाएगा? बनेगा पैराबोला, मतलब नीचे वाला वैल्यू आ गया। अब इसमें होता क्या कि नीचे वाली वैल्यू को जब बढ़ाते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू घटती है। हम लोगों ने ये सीखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा भाई। जब भी फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन की वैल्यू में होता क्या कि अगर ये अपॉन बी है, तो ये जो फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू है, बी बढ़ाओगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। बी घटाओगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से बनता है, वो इस तरीके से बन रहा होता है, ठीक है, घट रहा होता है। ओके, समझ में आ रही बात? जितना आगे बढ़ूंगा ये क्या होगा? नीचे की ओर आएगा। ये मैंने थोड़ा सा सीधा कर दिया, सीधा नहीं होगा, ठीक है ना। सीधा का मतलब तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये ऐसे चलेगा घटते हुए। क्लियर है बात? जितना ये बढ़ेगा, जितना इधर जाओगे, इतना ये वाला काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। जितना मास बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी कम, इस फॉर्मूले के अनुसार। आई होप ये दोनों बातें फिर क्लियर हो गई होंगी। अब एक और रिलेशन देख लेते हैं, और रिलेशन देखते हैं मेनली जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो के एंड पी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला ले रहा हूँ? अभी फिर से यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ पे नजर आ रहा है ना। चलो ले लेता हूँ मैं। अगर मैं इस वाले को ले लूँ, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला है के ई इज इक्वल टू p²/2m, तो मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला, ये कैसा होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ये देखो क्या मुझे मिल रहा है, यही तो मिल रहा है, के इज इक्वल टू p², बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म का मतलब क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। और इसका कैसा होता है इक्वेशन? पैराबोलिक होता है, और अच्छा वाला पैराबोलिक होता है, ऐसे, है ना। हाँ, अब चाहे तो ऐसे अगर कर दे तो पूरा पैराबोला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम किस साइड जाएंगे? निगेटिव साइड। फिलहाल में हम ये जान लेते हैं कि ऐसा होता है। क्लियर है बात? के एंड पी स्क्वायर के बीच में। और रिलेशन निकाल सकते हैं, कहाँ से अब निकालेंगे? कहाँ से बताइए? कोई और तरीका है? के ई और पी के बीच में, है ना। तो फिर से मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो फिर से बात तो वही बनेगी। मान लो इसको कांस्टेंट करूँगा तो बात तो वही बनेगी, तो यहाँ से तो सिमिलर नजर आएगा। यानी अगर मैं देखूँ तो के ई और पी के बीच में इसी तरीके का पैराबोला ही नजर आएगा ऑलवेज। फिफ्थ वाले में ही आ जाता हूँ मैं। फिफ्थ वाले में आऊँगा तो पी और के ई है, फिर से मैं इसको हटाऊँगा, मतलब इसको कांस्टेंट करूँगा, तो मेरा इक्वेशन ऐसे ही तो बनेगा, p² इज इक्वल टू के ई, बतिया तो वही है ना। तो दैट मीन्स ऑलवेज ये वाला रिलेशन नजर आएगा। हाँ, एक चीज ऐसे हो सकता है कि अगर मान लीजिए के ई इज इक्वल टू p²/2m लिए हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर, मतलब इसको एक यूनिट मान लेते हैं और इसको एक यूनिट मान लेते हैं। उसके स्क्वायर को हम क्या नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको और इसको हम क्या मान लेते हैं कि इसके ऊपर देखा जाए पावर कितनी है? 1, और p² के ऊपर देखा जाए पावर कितनी है? 1। तो उस सिचुएशन को अगर हम डिराइव करेंगे तब मेरा ऐसे बनेगा। याद रखेंगे इस बात को, ये तब के लिए है जब मैं के ई और p² को एक यूनिट मान रहा हूँ, मतलब इसके ऊपर पावर 1 मान रहा हूँ। ओके, p² मतलब 1 मान रहा हूँ, के ई तो ऑलरेडी 1 है,
ठीक है, तब स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, अदरवाइज ऐसे। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। उनके बीच में 4 ही पास थे। अब आधे लोग के मन में कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि सर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन में नहीं दिखा है ना, ज़रूरत है वेलोसिटी की दिखाने के लिए, अब एक फॉर्मूले के अंदर आया है, अब काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का दिखाएंगे तो दिखा लीजिए, मन है तो दिखा लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का भी, ठीक है। तो कैसा बनेगा काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का, सिंपल है ना। तो देखा जाए k इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv², ये क्या है कांस्टेंट है, तो फिर तो क्या बन गया मेरे पास, यही तो आया k इज इक्वल टू v²। चलो देख लो, तो ये पैराबोला बनेगा, ठीक है, सिंपल, क्लियर है बात। इससे ये भी पता चलता है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ रहा होता है ना। अगर वेलोसिटी को क्या कर दोगे, एक मतलब 2 गुना बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होगा, है ना, और अगर 4 गुना बढ़ा दिया वेलोसिटी को तो 16 गुना, यानी स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ रहा होता है, रिलेशन ये होता है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो इसको आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे अब बात करूंगा कि कैसे हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं तो मोमेंटम के अंदर चेंज होता है, या मोमेंटम के अंदर चेंज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होता है। ये बात पहले बता दी है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, है ना, कि कैसे हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे कि मोमेंटम के अंदर इतना परसेंट चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर इतना परसेंट चेंज हुआ। ओके, तो अभी पहले हम इतना समराइज करते हैं, तब तक आप नोट करिए। चलिए देखिएगा, तो अगर हम बात करेंगे कि मोमेंटम में, हम जानते हैं अभी कि मोमेंटम में चेंज तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, चेंज, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि मान लीजिए हम ये चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए मोमेंटम के अंदर चेंज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के अंदर 100% चेंज आएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल। अब मान लीजिए हम ये चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करने का भी एक क्राइटेरिया होगा। मान लीजिए हम बहुत कम चेंज कर रहे हैं मोमेंटम के अंदर, हम चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि मोमेंटम को हम इतना परसेंट इंक्रीज करें, लेकिन वो जो परसेंटेज का क्राइटेरिया वो बहुत कम है, यानी बहुत कम परसेंट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक। उसी तरीके से कभी कभी मतलब बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स कहने का अर्थ है कि छोटा चेंज या बड़ा चेंज। छोटा चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी में भी छोटा चेंज आएगा, और बड़ा चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में भी क्या आएगा, बड़ा चेंज आएगा। क्लियर है बात, बिल्कुल। अब इस चेंज को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, तो आप चेंज देखोगे तो कई जगह पे आपको नजर आएगा लेस देन, ऐसे लेस देन 5%, यानी 5% से कम हम मोमेंटम के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना आएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और सेकेंड क्वेश्चन आएगा मोर देन 5% होता, मोर देन 5% होता, यानी 5% से ज्यादा आप चेंज कर रहे हो तो फिर कैसे होगा। बिकॉज ध्यान से समझिएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब, क्योंकि दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की मतलब यहाँ दोनों की बातें जो की जा रही है ना, एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, ये थ्रू द एक्सपेरिमेंट देखा गया कि अगर हम 5% से कम अगर कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कितना भी परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो एक सिंगल हमारे पास फॉर्मूला है, बस पे रख के आराम से हम करते जाएंगे, 0 का कर रहे हैं, 100 का कर रहे हैं, 2000 का कर रहे हैं तो सबका सेम ही आएगा, नहीं। 5% से कम वालों का जो चेंज आता है, उसका जो मतलब 5% से कम अगर मोमेंटम के अंदर चेंज ला रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा, और 5% से ज्यादा पे मोमेंटम में हम चेंज लेके आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा वो दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंट है, यानी डिफरेंट मेथड लगता है, तब जाके हम चेंज को फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। मैं क्या करता हूँ, इस चीज को चेंज करता हूँ, 5% मतलब मैं ऐसे 9% मतलब 1 डिजिट वालों तक का ले लेता हूँ, यानी अगर मेरा जो चेंज है वो कहाँ तक है, 9% तक है, समझ पा रहे हैं। 9% तक मैं अगर मोमेंटम के अंदर चेंज कर रहा हूं तो एक क्राइटेरिया में डाल देता हूं, और अगर मैं मोर देन, यानी ये जो चेंज का परसेंटेज है, ये जो चेंज हो रहा है वो या तो 10% के बराबर है या 10% से ज्यादा है, तब देखता हूं, यानी सिंगल डिजिट का एक बार ले लेता हूं, ठीक है ना। और फिर मतलब यहाँ पे लिख देता हूं चेंज इज लेस देन आर इक्वल टू 9% एंड चेंज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10%, ठीक है। बात एक ही है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने लेस देन 5%, लेस देन 5 मोर देन 5% कर दिया तो कुछ अलग है। जैसे मैंने आपको पहले ये दोनों केसेस इसलिए लिख दिए कि कहीं पे आपको ऐसे नजर आएगा, कहीं पे आपको ऐसे नजर आएगा,
तो बात एक ही बनेगी। ठीक है जी, या तो 5% से कम हो और दूसरा 5% से ज़्यादा है। कहीं पे आपको ये वाला केस नज़र आएगा कि सिंगल डिजिट से कम हो या सिंगल डिजिट तक हो, और दूसरा आ जाएगा कि सिंगल डिजिट से ज़्यादा हो। ठीक है, तो सबसे इजी अगर बात करोगे तो दोनों होता है। दैट मीन्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक इजी होता है एक टफ होता है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब मैं इसकी बात करूंगा, जब मैं चेंज फाइंड आउट करूंगा, मान लेते हैं कि मोमेंटम के अंदर हम इंक्रीज कर रहे हैं और 1 डिजिट तक ही इंक्रीज हो रहा है, मोमेंटम में चेंज आ रहा है। ठीक है ना, मोमेंटम में हम 1 डिजिट तक ही चेंज लेके आ रहे हैं, तो हम लोगों को एरर एनालिसिस करना पड़ेगा। आएगा समझ में? तब जाके हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज को बता सकते हैं। ठीक, और इस वाले को अगर आप बात करेंगे यानी बड़ा चेंज लेके आ रहे हैं, तो जब बड़ा चेंज लेके आएंगे तो बड़े चेंज के अंदर एरर उतना क्या होता है, कम होगा। मतलब बड़े चेंज को लेके आओगे तो फिर हम वहाँ पे एरर एनालिसिस क्या करेंगे, धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा ना, है ना, तो उसमें बहुत छोटे छोटे एरर नजर आएंगे, इसलिए एरर को हम छोड़ देते हैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन पे कर रहे होते हैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर पकड़ लिए तो काम खत्म। एरर एनालिसिस पे तब हम करेंगे कि जब छोटा चेंज लेके आते हैं, छोटा चेंज मतलब तब उनको हर चीज को बारीकी से बारीकी से देख रहे होते हैं, है ना। चेंज छोटा है तो फिर एरर होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा। बड़ा चेंज लेके आ रहे हो तो एरर क्या होता है, कम होता है ना। ऐसे ही आप मेजरमेंट भी कर रहे हो, तो अगर छोटी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो तो वहाँ पे एरर होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो छोटी चीज़ है, उसमें प्रिसाइजली देखा जाता है। जैसे आप समझ सकते हो, अगर आपको 2 किलो चीनी लेना हो, ठीक है ना, तो उसमें अगर मान लीजिए ग्राम की संख्या अगर मान लेते हैं ऐसे 1, 2, 3 ग्राम एक्स्ट्रा ही हो गया या कम हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात है ना, कुछ नहीं बड़ी बात है कि नहीं है। 2-3 ग्राम 5 ग्राम भी एक्स्ट्रा हो जाता है या कम हो जाता है तो कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड है और जो बेच रहा है वो भी है ना। मतलब दोनों के, दुकानदार और ग्राहक दोनों के क्या है, आपस में सेटिस्फाइड है, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन वही सोना लेने चले जाइए, 5 ग्राम का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हो गई सोने के दौरान, है ना। सोने के केस में वही चीज़ क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो प्रिसाइजली वहाँ पे चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, तो छोटी क्वांटिटी में हमको एरर एनालिसिस करना पड़ता है। और एरर एनालिसिस हमारे 11th के अंदर पहले ही चैप्टर में दे दिया गया है ना। फर्स्ट चैप्टर को जो ही पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद सबसे पहले कहा कि बेटा ये सीख लेते हैं गलतियाँ कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ फिजिक्स को, है ना। लेकिन जब बड़ा लेके आओगे चेंज तो उसमें सिंपल ऑब्जर्वेशन पे आप काम चला लोगे और उसमें आपको इतना एरर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये दोनों बातें आप क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्यों एरर एनालिसिस करेंगे, क्यों यहाँ पे एरर एनालिसिस नहीं करेंगे। अब एरर एनालिसिस करेंगे कैसे, हमको पता है यहाँ पे कि के ई इज इक्वल टू होता है P²/2m। देखिए हमें, अब मान लीजिए अगर मैं इसके अंदर देख रहा हूँ इन चीज़ों के अंदर, तो हमको पता है कि इसमें मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके लिए हमको कोई झगड़ा करने की जरूरत है नहीं, तो इसकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। हाँ, यानी हमारा जो चेंज आएगा, मतलब मास कांस्टेंट होने का मतलब ये तो वेरी करेगा नहीं, तो इसके अंदर एरर आने की चांसेस है ही नहीं। यानी यहाँ पे कोई एरर या कोई त्रुटि नहीं आ सकती। एरर इन्हीं दोनों केस में आएगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में अगर हमको एरर निकालना है तो फटाफट हम करते हैं, परसेंटेज एरर निकालना है, सिंपल। तो डेल्टा के ई अपॉन के ई इज इक्वल टू 2 डेल्टा पी अपॉन पी, है ना। ये आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये क्या है हमारा, परसेंटेज एरर, ठीक है ना। अब कैसे आया, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं परसेंटेज एरर का पूरा लिख देता हूँ। के ई, अब परसेंटेज करते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कम से कम थोड़ा बहुत तो आपको सही नज़र आए, है ना। फिर 100% से मल्टीप्लाई, इतना तो याद ही होगा आप लोगों को, है ना। अब यहाँ से 100% मैंने 100% से ख़त्म कर दिया था, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा के ई अपॉन के ई आया इज इक्वल टू यहाँ पे 2 डेल्टा पी अपॉन पी, ये आएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो चीज़ दिख रही है, जानते हैं क्या ये, मतलब ये एक्चुअल में आप देखोगे ना तो फ्रैक्शनल एरर है या रिलेटिव एरर बोलते हैं इसको। जिसमें ये ऊपर वाला क्या कहलाता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, और यहाँ पे क्या होता है ट्रू वैल्यू, यानी जो ट्रू उसकी वैल्यू होती है, ठीक। उसी से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी वही चीज़ लिखी गई है। अगर आप एब्सोल्यूट एरर देखोगे तो एब्सोल्यूट एरर आप जानते हो कैसे निकलता है, एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू
माइनस मेजर्ड वैल्यू, है ना, टी वी माइनस एम वी, यही करते हैं। और अगर हम इसमें टी वी से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाता है मेरा, फ्रैक्शनल एरर। क्या बन जाता है, फ्रैक्शनल एरर। और इसी में अगर हम 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर। क्लियर है बात, हम यहाँ पे परसेंटेज के टर्म में बात कर रहे हैं, इसलिए हम परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं। आपके मन में जो कंफ्यूजन आना चाहिए वो यही आना चाहिए कि 2 बगल में क्यों आया, है ना। तो ये 2 बगल में क्यों आया, इसको पहले ही हम लोगों ने साइड साइड में देख लिया हुआ है ना, कि 2 बगल में क्यों आया। अगर आपके मन में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पुनः मैं फिर से एरर के बारे में शुरू से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखोगे कि अगर हमारा चेंज 9% से कम है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन यहाँ पे पी। अब आपको समझना क्या है वो समझ लेना, यहाँ पे ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। अब वही आपका माइंड यहाँ से थोड़ा बहुत घूमेगा। अभी जस्ट मैंने इसको क्या बोला, एब्सोल्यूट एरर है, और अभी मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम। तो आप एक्चुअल में जब फाइंड आउट करोगे ना तो वही चीज़ है वो, चेंज इन मोमेंटम मतलब, चेंज इन मोमेंटम मतलब कितना बाद में है, कितना पहले था, समझ में आ रहा है। तो घटाएंगे ही ना, यही तो करेंगे। और यहाँ भी तो हम घटा ही रहे हैं, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा ही तो रहे हैं, तो हमें क्या नजर आएगा, जो चेंज होगा वो नजर आएगा कि नहीं आएगा, वो चेंज ही क्या है इसके अंदर, एरर आएगा ना, एरर के फॉर्म में हमको सीधा सीधा नजर आएगा। टेंशन मत दीजिएगा, वहाँ पे 1.01 आ गया तो वहाँ पे आपको समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये 01 क्या है, एरर है, एक्स्ट्रा हो गया, एरर है, समझ पा रहे हैं। तो धीरे धीरे समझ में आएगा। मतलब अभी फिलहाल में आपको ये सब पकड़ के बैठे रहना है, अभी क्वेश्चन आएगा उस पर तुरंत अप्लाई करेंगे, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। क्या समझ में आया कि डेल्टा के ई का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम। वैसे क्या है वो, डेल्टा के ई एब्सोल्यूट एरर इन काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन मोमेंटम। क्यों नहीं एम आया, क्योंकि एम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ओके, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कौन सा ऑब्जर्वेशन, जब हमारा चेंज जो होगा 10% या 10% से बड़ा होगा। ओके, सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिएगा, अगर चेंज 10% से बड़ा या उसके बराबर हो, ठीक है। जैसे मोमेंटम अगर इंक्रीज कर रहा है, इफ मोमेंटम increased by 10%, ओके, या इंक्रीज कर रहा है 20% या 30%, 40%, 50%, 100%, 200%, 400%, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है 10% या 10% से एबव। देखिए मैंने 400% तक लिख दिया, ठीक है ना। मतलब सिंपल टू सिंपल ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एक ही फॉर्मूले से चलते जाएगा। मतलब यहाँ पे हमको ऐसा नहीं कि अब 400 आ गया, 500 आ गया तो वहाँ पे हमको फॉर्मूला चेंज करना है। अब जितना भी आएगा बड़े चेंज के अंदर आ जाएगा और आसानी से आप कर लेंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा कैसे, इसके लिए आपको एक ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए एक क्वांटिटी है 1, ठीक है ना, सिंपल एक क्वांटिटी 1, क्वांटिटी छोड़ो, नंबर है जानते हैं 1। अगर मान लीजिए 1 का मैं 1 के अंदर 10% ऐड कर दूं, यानी 1 में 10% बढ़ा दूं, तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है सर 1 में प्लस कर रहा हूं मैं 1 का 10%, 10/100 होगा कि नहीं होगा, यानी दैट मीन्स क्या होगा, फिर से समझो, 1 में मैं ऐड कर रहा हूं 1% ऑफ 1, तो कैसे होगा, 1 ऐसे रहेगा प्लस 1% ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब गुणा हो जाता है, एक पहले, और 1% मतलब 1/100 हो जाता है, यही तो करते हैं, यस और नो, बिल्कुल। अब इसको अगर मैं सही तरीके से लिखूँ तो 1 प्लस 1/1, मतलब 1 का गुणा 1 में करूँगा 1/100, और इसका मतलब 1 प्लस ये हो जाएगा 0.01, और इसको ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1.01, हो गया कि नहीं हो गया। यानी 1 का 10% क्या होगा, 1 का 10% 1.01%,
मतलब अगर एक में एक का 10% नहीं, एक में अगर मैं 10% ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 1.01 हो जाएगा। 10% ऐड करूंगा तब, ठीक है। यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया है, 1%। यहाँ पे 1% ऐड करूंगा, मिस्टेक हो रही है। अगर मैं एक का 1% निकालूं तो 1.01। इसी तरीके से मैं अगर 1 है, 1 का मैं अगर 10% निकालूं तो क्या होगा सर, सेम टू सेम 1 इंटू 10/100 कर दूंगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये 101 यानी 1/10 यानी 0.1। तो 0.1 इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड। भाई 1 का 10% मतलब 0.1, इसके अंदर ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 1.1। 1 का मैं 20% देखूं तो 20% कितना होगा 0.2, इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1.2। 1 का मैं 30% अगर देखूं तो कितना होगा 0.3, तो अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो गया 1.3। 1 का मैं 40% ऐड कर दूं तो क्या होगा 0.4, और अगर मैं इसमें देखूं ऐड कर दूंगा तो क्या होगा 1.4। 1 का मैं 100% चेक करूं, 100% कितना होगा सर, वो हो जाएगा 1, और ऐड कर दूंगा तो कितना हो गया 2। क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब मैं ये दिखा रहा हूं आपको कि अपने आप में जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, यानी अपने आप में सिंगल एक यूनिट है वो। जब उसके अंदर ऐड करोगे तो इसी तरह ऐड होगा। देखो कैसे, मान लो तुमने मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया 10% से, तो 10% मोमेंटम में इंक्रीज होने का मतलब क्या है, उसके अंदर कितना बढ़ गया भाई, 0.1 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, यानी वो कितना हो जाएगा 0.1 पी। सर नहीं समझे, मतलब मान लो पहले कितना था पी से तुमने कितना इंक्रीज कर दिया 10%, तो पी का 10% कितना होता है भाई, पी इंटू 10/100 होगा। ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया पी बाई 100, और 100 से डिवाइड कर दूंगा, ऐसा 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.1 पी होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी ये आ गया मेरे पास 0.1 पी। अगर मैंने मोमेंटम में इंक्रीज कर दिया 10% तो मेरे पास क्या हो गया 0.1 पी, ये 10% है, और एक्चुअल में फिर कितना हो जाएगा तब ये 1.1 पी। फिर से समझो, मोमेंटम में इंक्रीज कर रहा हूं 10%, तो मोमेंटम का 10% होगा कितना 0.1 पी होगा, 0.1 पी, और टोटल कितना हो जाएगा तब 1.1 पी। उसी तरीके से मैं अब 20% करूं तो कितना होगा, मतलब मोमेंटम अगर पहले पी है तो इसका 20% कितना होगा 0.2 पी होगा। और अगर मैं इसका क्या देखूं, मतलब टोटल चेंज कितना, अगर इंक्रीज कर जाइए तो कितना हो जाएगा ये 1.2 पी। समझ पा रहे हैं, 0.1 पी, और पहले कितना था पी था, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, पी कॉमन ले लो अगर लोला हो तो, ठीक है ना। तो 1 और 0.1 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 1.1 पी होगा कि नहीं होगा, सिंपल। इसी तरीके से यहाँ पे करूँ तो कितना हो जाएगा 0.3 पी। क्या कर रहा हूँ मैं, पी का 30% 0.3 पी, और इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा 1.3 पी। पी का मोमेंटम में, पी मोमेंटम में अगर मैं 40% इंक्रीज कर दूं तो 40% कितना होगा 0.4 पी, और मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो इंक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा 1.4 पी हो जाएगा। 50% यानी 0.5 पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.5 पी। 100% मतलब देखो क्या होगा 100% मतलब, पी है, पी का 100%, 100/100 होगा ना, यही तो होता है। अच्छा कितने लोगों को परसेंटेज नहीं आता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। पी इंटू 100%, अगर किसी का हमको निकालना है, जैसे ऐसे लिख दिया मैंने पी का 100% निकालना है मुझे, पी का 100% कितना होता है, तो पी का के जगह पे गुणा लगाते हैं, 100% हटाते हैं, तो परसेंट हटाने का मतलब क्या हो जाता है नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या हो गया पी इंटू 1 हो गया, पी इंटू 1 मतलब पी, आया समझ में, यानी पी का 100% क्या हो गया पी ही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो पहले कितना था पी, अब कितना आया 100%, अब अगर इसका क्या आ रहा है पी, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ गया 2 पी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 100% इंक्रीज करने का मतलब डायरेक्ट मैं अब लिख दे रहा हूँ 2 पी, या पी इसका 100% होगा और ये हो जाएगा 2 पी। चलो फिर से और देखो, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ पी का 200%, तो पी का 200% कर लो, पी का के जगह पे गुड़ा 200/100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 का गुड़ा पी में 2 पी हो गया, यानी पी का 200% 2 पी। पहले कितना था पी, अब कितना बढ़ा रहा हूँ मैं 2 पी बढ़ा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 3 पी। तो अगर मैं देखूँ 200% तो 2 पी और ये हो जाएगा 3 पी हो गया। इसी तरीके से ये देखो 400% का मतलब क्या होगा सर 4 पी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 200 की जगह पे 400 तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 पी, अब बढ़ा दिया 4 पी तो कितना हो जाएगा 5 पी हो जाएगा, यानी आ गया 5 पी।
मतलब अगर मैं 400% देखूँ तो 4p और बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा 5। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, परसेंटेज वाले में नहीं ना कोई कन्फ्यूज़न है। ऐसा कई लोगों के मन में अगर कन्फ्यूज़न होगा परसेंटेज में तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, फिर परसेंटेज हम धीरे धीरे सिखाएंगे आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये तो मोमेंटम के अंदर हम लोगों ने चेंज देख लिया। हम लोगों ने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं अब इसको समझा रहा हूँ। कब? जब चेंज हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10%। अगर मान लीजिए मेरा चेंज कि क्या हो रहा है 10% से ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए हम फार्मूला वही लगाएंगे जो हमारे पास होता है, यानी हम यहाँ पे एरर एनालिसिस नहीं करेंगे, सिंपल ऑब्जर्वेशन पे चल रहे होंगे। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। अब चलिए देखिएगा कैसे यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो मान लीजिए कि ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे जो नजर आ रहा है आपको ये एक्चुअल में शुरुआत में रहा होगा। मान लेते हैं कि शुरुआत में यही तो रहता है। शुरुआत में मेरे पास फॉर्मूला है तो मैंने मान लिया शुरुआत में, यानी ये क्या है, इनिशियल है, ये क्या है, फाइनल है, ये भी ये भी क्या है, इनिशियल है। शुरुआत मतलब इनिशियल वाला है। या तो आप ऐसे लिख लो, या तो अगर आप नहीं लिखना चाहते हो इनिशियल तो सिंपल समझ लो कि शुरुआत में ऐसे ही नजर आ रहा है। अब मैंने इस पी के अंदर, यानी शुरुआत में मोमेंटम कितना था, मैं ऐसे लिख देता हूँ। एक बॉडी है, आपको समझाने के लिए, इफ बॉडी हैज मोमेंटम p and kinetic energy is ke। ठीक है ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज के मैंने सिंबलाइज्ड किया हुआ है, यानी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के अंदर सिंबलाइज कर दिया। आफ्टर इंक्रीज्ड 20% of momentum, what will be the new kinetic energy, या what will be the change in kinetic energy। शुरुआत में अगर मान लिया मैंने यहाँ पे लिख लिया इफ बॉडी हैज, इफ इनिशियली मैं लिख दे रहा हूँ, इनिशियली यानी शुरुआत में। ठीक है ना, शुरुआत में बॉडी के पास क्या है, मोमेंटम p है, काइनेटिक एनर्जी है दैट मीन्स, और आफ्टर मैं क्या कर रहा हूँ 20% इंक्रीज कर दे रहा हूँ मोमेंटम को, तो पूछ रहा है कि नई काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होगी, या काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं हम लोग। अब मैं इसको अगर देखूं कैसे ये क्वेश्चन होगा, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा समझ लिया। बिल्कुल, इसको मैं मिटा रहा हूँ इस चार्ट को, आप खुद समझ के। तो देखेंगे हम कि नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। शुरुआत में यही है k इज इक्वल टू p²/2m। भाई अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट के पास p मोमेंटम है, भाई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, उसके पास m मास तो होगा ही होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वही तो होगी शुरुआत में, k इज इक्वल टू p²/2m। शुरुआत में होगा यही, ठीक है ना। लेकिन बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, p को चेंज करके, यानी p को इंक्रीज कर रहा हूँ, p में प्लस कर दे रहा हूँ 10%, यानी p को बढ़ा दे रहा हूँ 10% का चेंज ला रहा हूँ और इंक्रीज कर रहा हूँ। देखो डिक्रीज वाला भी किस सिचुएशन अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इंक्रीज वाला देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो हमने 10% का चेंज लाया, वो भी पॉजिटिव लेके आया है, तो फिर क्या होगा, तब ये क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था ये 1.1 p हो जाएगा। यस और नो? अगर मैं 10% बढ़ा दिया तो पिछले वाले p का ये क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। यानी मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस p के अंदर 10% बढ़ा दूंगा तो बाद में जो मेरा होगा, यानी न्यू pn मैंने डाल दिया, तो इसका मतलब जो न्यू वो होगा, न्यू मोमेंटम जो होगा वो मेरा हो जाएगा 1.1 पुराना वाले के, है ना। तो जहाँ पे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे pn, तो ये 1.1 p हो जाएगा। अब मैं अगर देखूँ नया काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, नैका वाला मोमेंटम का स्क्वायर अपन पूरे के नीचे 2m होगा कि नहीं होगा। और अभी जस्ट देखो के ई मतलब नैका वाला काइनेटिक एनर्जी, पी एन का मतलब वैल्यू कितना है, पुरनका वाले का 1.1 है ना। इसके यहाँ पे स्क्वायर डाल सकता हूँ, अपन पूरे के नीचे 2m। यस और नो? चलो इसको भी ध्यान से देखते जाना। के ई नया वाला, अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा तोड़ रहा हूँ, यानी 1.1 का स्क्वायर अलग कर रहा हूँ और p का स्क्वायर अलग कर रहा हूँ।
अपॉन पूरे के नीचे 2m। अब मैं अगर इसको केवल ले लूँ तो ये क्या है, पुरनका वाला है कि नहीं है, के ई है ना। तो यानी के ई न्यू वाला 1.1 का स्क्वायर इंटू के ई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर लो, के ई इज के ई ओ, के ई ओ मतलब ओल्ड वाला, पुराना वाला। तो यानी क्या हो गया, ये ओल्ड वाले का, पुराने वाले का या पहले वाले का 1.1 का स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 1.1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 11 का स्क्वायर क्या होता है 1.21। भाई 121 होता है ना, 11 का स्क्वायर 1 दशमलव, सॉरी 11 का स्क्वायर 121 होता है, दशमलव में तो 1.21 के ई ओ। क्या हुआ, यानी अगर मैंने यहाँ पे, अब ध्यान से सुनिएगा, अभी भी नहीं आंसर आया, अभी 2 मिनट और मैं अपने आप को चुप रखता हूँ और यहाँ पे मैं आगे समझाता हूँ। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.21 लिख सकता हूँ, और इंटू काइनेटिक एनर्जी ओल्ड लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, काइनेटिक एनर्जी न्यू वाला मैं देख रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ओल्ड प्लस, भाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं, प्लस 0.21 काइनेटिक एनर्जी ओल्ड। हो गया, क्या नजर आ रहा है। यानी अगर मैं नई वाली काइनेटिक एनर्जी को देखूं तो क्या हुआ है, पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी में 0.21 पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीजमेंट हो गया जब मैंने 10% मोमेंटम में चेंज लाया, और 0.21 का मतलब क्या है 21%। सिंपल, यानी मोमेंटम, अरे भाई इसको मैं अगर चेंज करूं परसेंटेज के फॉर्म में तो 0.1 का मतलब क्या होगा भाई, 100% से मल्टीप्लाई कर दूं, यही तो होगा। 100% से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया 21%, है ना। इसका मतलब कि नई वाली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पुराने वाली काइनेटिक एनर्जी में 21% बढ़ा के होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी में 21% इंक्रीजमेंट हो गया। अगर तुमने मोमेंटम को 10% बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 21% इंक्रीज कर गई, ठीक है। यस और नो, ऐसे और भी कर सकते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे 20 कितने परसेंट का चेंज लाया हूँ मैं, अच्छा 20% का लाया, मैंने लिखा यहाँ पे 10%, ठीक है ना। यहाँ पे अब 20 कर लेते हैं, अब एक्चुअल क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.2 हो जाएगा। 1.2 का मतलब यहाँ पे 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1.2 का यहाँ पे भी कर लूँगा 1.2, यहाँ भी 1.2, सब 1.2 चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 1.2 का मतलब 1.44 हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.44, इसका मतलब कितना इंक्रीजमेंट हो जाएगा 44%। है समझ में, हाँ या ना, यस और नो। इस ऑब्जर्वेशन को मैं और लिखूं, इस ऑब्जर्वेशन को लिख दूं जो मैंने समझाया अभी, आपको मैं पुनः कल रिवाइज करा दूंगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, अभी आप केवल सीखते जाइए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैंने देखा कि अगर मोमेंटम के अंदर 10% चेंज किया मैंने, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना हुआ 21%। यस और नो, यानी मोमेंटम 10% इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 21% इंक्रीज करेगी। मोमेंटम 20% इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी अभी हमने जो देखा 44% इंक्रीज हो रही है, हाँ या ना, ठीक है। इसी तरीके से और भी देख सकते हो आप ऑब्जर्वेशन में। जैसे शुरुआत में मान लेते हैं इनिशियली मोमेंटम पी है, काइनेटिक एनर्जी ओल्ड मतलब ओल्ड ले लेते हैं, यानी पहले पी ओ है, काइनेटिक एनर्जी इस समय क्या है ओल्ड वाली है। पी ओ के अंदर मैंने कितना चेंज ला दिया, पी ओ के अंदर मैंने ला दिया 50% का चेंज। 50% क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। तो हमसे क्या पूछ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज बताओ। सिंपल काम करेंगे, हमें पता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ओल्ड वाली कैसे आई होगी, जब मैं पुराने वाले मोमेंटम का यानी पी ओ का स्क्वायर किया होऊंगा और 2m किया होऊंगा अपॉन 2m, है ना। सिंपल अगर देखूं मैं तो ये तो मेरा शुरुआत में रहा होगा, शुरुआत में जब मैंने क्या कर दिया इसके अंदर यानी पी ओ के अंदर चेंज कर दिया कितने का 50% का, तो पी ओ के अंदर अगर मैं 50% इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब 50% इसका कितना हो गया 0.5 पी ओ होगा, इसका मतलब ये बन के हो जाएगा 1.5 पी ओ, यानी ये पी ओ में जब 50% इंक्रीज करूँगा तो ये 1.5 पी ओ हो जाएगा। अब ये हो गया, यानी ये वाला जो मेरा बनेगा वो मेरा क्या बन जाएगा पी एन, यानी नया वाला यही तो होगा। यानी पहले कितना था पी ओ, जब 50% इंक्रीज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 1.5 पी ओ, और ये मेरा नया वाला मोमेंटम बन गया, हो गया। अच्छा नया वाला मोमेंटम बन गया, ये नया वाला काइनेटिक एनर्जी अब चेक करूंगा, काइनेटिक एनर्जी नया वाला इज इक्वल टू नया वाला मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन मास, तो चेंज हुआ नहीं है,
क्योंकि मास कभी चेंज हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने पूरा का पूरा टाइम स्पेंड कर दिया इसी चीज़ को समझाने पे। Pn का मतलब नैका वाला कितना है, तो 1.5 पुरनका वाले का है, 1/2/2m हो गया। अब मैं यहाँ से फिर ऐसे ही कर लूँगा, है ना, तो करूँगा मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी न्यू वाली, और ये क्या हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, और पुरनका वाले का स्क्वायर अपन पूरे नीचे 2m। अगर मैं इस पूरे को लिखूँ तो ये तो मेरा पुरनका वाला काइनेटिक एनर्जी है ना, हो गया पहले वाला। 1.5 का मतलब क्या हो गया, 15 का स्क्वायर 225 यानी 2.25 हो गया, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ओल्ड वाला, है ना। अब इसका मतलब ये क्या हुआ कि पुरानके वाले काइनेटिक एनर्जी का 2.25 है, यानी यहाँ से मैं इसको सही तरीके से अगर लिखूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से नया वाला जो काइनेटिक एनर्जी है मैं यहाँ से चेंज करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा 2.25 है ना, इसको आप अलग करोगे तो क्या आएगा, कन्फ्यूज़न है, यही चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप कि फिर कैसे करें सर हम, तो एक्चुअल में ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1 + 1.25 लिखूँगा कि नहीं लिखूँगा। कहीं आधे से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, दिक्कत क्या है कि महानुभाव बहुत सारे पड़े हुए ना 2 + 0.25 कहेंगे और कहेंगे 25% इंक्रीजमेंट हुआ है ना। तो हमेशा क्या करेंगे 1 प्लस में करके करेंगे, यानी 1 + 1.25 लिख सकता हूँ मैं इसको, काइनेटिक एनर्जी पुरनका वाला, है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पुराना वाला प्लस 1.25, मतलब उसके अंदर और इंक्रीज हो रहा है पुराना वाला काइनेटिक एनर्जी, है ना। यानी कितना हो गया, इसको अगर मैं देखूँ तो 1.25 परसेंटेज में चेंज करूंगा तो 125%, यानी कितना काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आया है, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आया है वो है 125%, है ना, 125% इंक्रीज कर जाएगा। तो आई होप कैसे निकालेंगे आप समझ ले रहे हैं, इसी पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसे ही करना होगा, कर लेंगे। और वहाँ पे जाके आपको बारी बारी परसेंटेज को नहीं समझना, परसेंटेज मतलब ऐसे ही करना, 50% का मतलब 1.5, 20% का मतलब 1.2, 30% का मतलब 1.3 हो गया, वो क्लियर है। तो आई होप चेंज के बारे में आप समझ लिए, आपके मन में यही चल रहा होगा कि छोटका वाला जो चेंज होता है वो उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन होगा, तो हम सभी पे बेस्ड क्वेश्चन कल के वीडियो में देखेंगे और इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर कोई भी डाउट हो या मैंने जो भी इसमें एक्सप्लेन किया उसमें कोई गलती हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर बताएं, ताकि हम क्या कर पाएँ, उसके अंदर सुधार कर पाएँ और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से सही तरीके से कॉन्सेप्ट दे पाएँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।